हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के ऊपर है। जो वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो होते हैं, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो सिलेक्ट करता है प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हम उन्हीं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें से हमारा जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। करेक्ट। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो ये सीखा था कि 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, है ना। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता था, वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता था कि जो प्रोसेसेस जो है जो क्यू के अंदर एंटर कर गई हैं उनको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करना प्रोसेस को और उसको CPU ऑन कर देना या उस CPU उसको सर्व कर देना। करेक्ट। तो वो कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो वो ध्यान में रख कर कि जॉब को सिलेक्ट करते हैं, उनमें से आज हमारा जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब अगर नाम से ही मैं देखूँ, अगर इसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की अगर बात करें, जिसको शॉर्ट में FCFS भी बोला जाता है, तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है कि अब नाम से क्लियर हो रहा है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो प्रोसेस क्यू के अंदर पहले एंटर करेगी वही प्रोसेस जो है CPU को पहले ऑन करेगी या उसी प्रोसेस को CPU पहले सर्व किया जाएगा। सो सिंपल। इसमें प्रायोरिटी जो दी जाती है कि उसको वो किसके अकॉर्डिंगली दी जाती है कि जिस हिसाब से उसने एंटर करा है, कि जो जितनी जल्दी क्यू में एंटर करेगी उसको उतनी जल्दी CPU जो है वो सर्व कर दिया जाएगा। राइट। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव और एक होते हैं प्रिमिटिव। तो हमारा ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो क्या है, वो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम है। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम में क्या होता था कि एक बार अगर प्रोसेस को CPU सर्व कर दिया गया तो उससे हम बाद में उसे इन बिटवीन जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो इन बिटवीन हम उससे CPU जो है वो नहीं लेंगे। वो CPU को कब रिलीज़ करेगी, जब वो टर्मिनेट हो जाएगी और जब वो खुद को ब्लॉक कर देगी, सिर्फ उसी केसेस में जो है वो CPU उससे लिया जाएगा। करेक्ट। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम की अगर बात करें तो यही है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही। तो लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, UGC नेट है या गेट है, इनमें इसमें के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा क्वेश्चन बनता है कि आपको ना इस तरह से एक एग्जांपल दी जाती है और बोला जाता है कि ये कुछ प्रोसेसेस हैं आपको दी गई हैं। जैसे इन माय एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने एक PID AT BT CT ऐसे कुछ वर्ड यूज़ किए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये वर्ड्स हैं क्या। PID मतलब प्रोसेस ID, कि जब कोई प्रोसेस एंटर करती है क्यू के अंदर उसको एक ID दी जाती है, ये उसकी ID है। AT अराइवल टाइम है कि वो क्यू के अंदर कब एंटर हुई है। BT बर्स्ट टाइम मतलब कितने टाइम के लिए उसको CPU को यूज़ करना है। CT मतलब कंप्लीशन टाइम, कि कब वो प्रोसेस जो है एंटर करने से कब वो प्रोसेस जो है वो एंटर करी और कब उसने अपना CPU ऑन किया और अपनी प्रोसेसिंग करी और वो कब कंप्लीट हुई। कंप्लीशन टाइम उस टाइम को बोलते हैं। TA टर्न अराउंड टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम मतलब कौन सा टाइम होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि क्यू में एंटर होने से लेकर के अपना जॉब जो है वो फिनिश होने तक, प्रोसेस के टर्मिनेट होने तक का जो लेंथ ऑफ द टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। उसके बाद WT मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है वेटिंग टाइम के लिए। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि जॉब क्यू में एंटर हुई है वहाँ से लेकर उसको CPU मिलने तक का जो टाइम होता है वो वेटिंग टाइम है। और इसके लिए हमें एवरेज TA निकालना होगा और एवरेज WT निकालना होगा, यानी एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होगा, जिसके लिए हम फॉर्मूला जो है मैं बाद में बताती हूँ आपको हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है। इन दिस एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास ये PID है जिसमें हमने 4 प्रोसेसेस ले रखी हैं। उन प्रोसेसेस का नाम क्या है, P1 P2 P3 P4, ये उसकी ID है प्रोसेसेस की। और ये AT मतलब अराइवल टाइम है, जो ये बता रहा है, ये कॉलम ये बता रहा है कि P1 ने कब एंटर किया। P1 ने क्लॉक के 1 पर एंटर किया है, P2 ने क्लॉक के 2 पर एंटर किया है, P3 ने क्लॉक के 3 पर एंटर किया और P4 ने भी क्लॉक के 3 पर ही एंटर किया है। BT जो हमारा है वो बर्स्ट टाइम है, जो ये कॉलम ये बता रहा है कि P1 को कितने टाइम के लिए CPU को यूज़ करना है। P1 को यूज़ करना है 3 मिनट्स लगा लीजिए, सेकेंड लगा लीजिए, 3 मिनट्स के लिए यूज़ करना है। P2 को 4 मिनट्स के लिए यूज़ करना है, P3 को 2 मिनट्स के लिए यूज़ करना है और P4 को 4 मिनट्स के लिए यूज़ करना है। मिनट या नैनो सेकंड जो भी आपको टाइम गिवन होगा आप उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या जाता है, ये एग्जांपल दे दी जाती है, ऐसा ये गिवन होता है आपको, PID, AT और BT ये सब चीज़ें गिवन होती है, और आपसे पूछा जाता है कि अब आप हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल के बताइए और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल कर बताइए, राइट। तो ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको वे बताने जा रही हूँ, आप उस वे को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए इस तरह का एक चार्ट बनाना है, जैसा मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया है, आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, मेरे को पता है कि एक बार प्रोसेस जो है CPU में एंटर कर गई है, तो उसके बाद CPU उसको मिल गया है, तो उसके बाद तो उसे रिलीज़ किया नहीं जाएगा, तो जितनी प्रोसेसेस थी मैंने उतने बॉक्सेस का ही चार्ट बना लिया, ठीक है। गैन चार्ट बनाना है हम लोगों को, तो मैंने उतने ही प्रोसेसेस का चार्ट बना लिया है। हमें क्या करना है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमें क्या देखना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन सी प्रोसेस है जो पहले क्यू में एंटर हुई है, और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हमें पता चलेगी AT यानी अराइवल टाइम को देख करके। देखिए अब P1 क्लॉक 1 पे एंटर हुई है, P2 2 पे, P3 3 पे और P4 3 पे, तो यानी कि सबसे पहले जो क्यू में एंटर हुआ था वो क्लॉक 1 पे एंटर हुआ था, यानी P1 एंटर हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 से जो है, आपको नीचे इस तरह से क्लॉक का जो टाइमिंग जो है वो मेंशन करना है चार्ट के नीचे। तो 1 से शुरू होगा, बिकॉज P1 ने 1 पे एंटर किया, तो हमारा क्लॉक भी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहली कौन सी प्रोसेस होगी जिसको CPU मिलेगा, वो है हमारी P1, वो आपको इस तरह से बॉक्स में लिख लेनी है। और अब बताइए P1 को मिल गया, 1 पे एंटर हुई क्लॉक 1 पे, उसको CPU मिल गया, अब उसने कितने टाइम के लिए CPU को यूज़ करना था, ये हम कहाँ से देखेंगे, ये हम देखेंगे BT से, ये BT यानी बर्स्ट टाइम, उसने 3 मिनट के लिए CPU को यूज़ करना है। तो 1 पे अगर वो एंटर हुई है, 3 मिनट अगर वो यूज़ करेगी, यानी टोटल ये कब तक क्लॉक के कितने टाइम तक CPU को लिए रखेगी, 1 पर एंटर हुई है, 3 मिनट यूज़ करेगी, तो यानी 1 + 3 4, ये जो है वो 4 क्लॉक के 4 मिनट्स तक जो है वो CPU को यूज़ करेगी, करेक्ट। ये मैंने 4 डाला है, ओके, वेट। तो ये हमारी प्रोसेस जो है वो 4 टाइम तक यूज़ करेगी। अरे यार यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है लिखना स्पेस की वजह से। अच्छा, तो 4 तक इसने यूज़ किया P1 ने, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड, अब P1 तो प्रोसेस हो चुकी है, अब हमारे पास कौन सी प्रोसेसेस बचती हैं, P2, P3, P4। अब आप देखिए इन तीनों में से सबसे पहले किसने एंटर किया, P2 ने, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका अराइवल टाइम जो है वो क्लॉक के 2 है, और P3 P4 का अराइवल टाइम क्या है, 3 है, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास जो सबसे पहले क्यू में एंटर करने वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है, वो है P2, जिसने एंटर करा है, ठीक है। अब P2 ने एंटर करा पहले, तो हमने P2 को दे दिया। अब कितने मिनट के लिए इसको CPU को यूज़ करना है, 4 मिनट, BT में देखेंगे 4 मिनट्स के लिए यूज़ करना है। तो 4 पे तो वो शुरू हुई थी, 4 मिनट वो चलाएगी, यानी टोटल जो है इस चार्ट में वो 8 तक जो है ये प्रोसेस चलेगी, करेक्ट, ठीक है। ये चल गया P2। उसके बाद हमारे पास 2 प्रोसेस बचती हैं, P3 और P4। अब इसमें से पहले किसने एंटर करा, देखो इनका 80 तो सेम है, इनका अराइवल टाइम तो सेम हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसी दिक्कत आ जाए कि अराइवल टाइम आपका मैच कर जाए, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ID देख लेनी है, ठीक है। तो पहले ID जो है P3 है, तो इसीलिए हम जो पहले CPU देंगे वो किसको देंगे, P3 को दे देंगे, ठीक है। अगर अराइवल टाइम मैच कर जाए तो आपको सेकंड चीज़ है, फिर उसमें से क्या देखना होता है, PID को देख लेना होता है, ठीक है। तो हम P3 को दे देंगे CPU। अब P3 ने कितने मिनट के लिए यूज़ करना था, 2 मिनट के लिए यूज़ करना था। 8 पे उसको CPU मिला, 2 मिनट के लिए वो यूज़ करेगी, तो कितना हो गया टोटल, ये कब तक ये चलेगी, 10 तक चलेगी, करेक्ट, ये 10 है। उसके बाद अभी एक ही प्रोसेस रहती है P4, उसको दे देते हैं CPU, और वो कितने के लिए, 10 पे उसको CPU मिला है और 4 मिनट उसको यूज़ करना है, तो टोटल वो 14 यानी 14 तक वो CPU को यूज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारी चारों की चारों प्रोसेसेस जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, सबको CPU मिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमें ये करना है, हमें इन सारी प्रोसेसेस के लिए CT निकालना है, TA निकालना है, TA यानी टर्न अराउंड टाइम, और WT निकालना है यानी वेटिंग टाइम, ठीक है।
अभी कैसे निकालना है देखिए, CT बहुत सिंपल है, CT इज़ इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। अब आप देखिए नीचे जो आपने चार्ट बनाया उसके नीचे आपने टाइमिंग लिखी है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए। P1 जो है वो कब एग्जिट हुई, अब देखिए P1 जो है वो 4 पे एग्जिट हुई, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या बनता है, 4 बनता है, ठीक। P2 जो है वो कब एग्जिट हुई, 8 पे, तो सिंपल P2 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम जो है वो 8 बनता है। P3 कब एग्जिट हुई, 10 पे, सो सिंपल इसका कंप्लीशन टाइम 10 बन रहा है। और P4 जो है कब एग्जिट हो रही है, 14 पे, तो इसका जो है कंप्लीशन टाइम जो है वो 14 बन रहा है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम आपने निकाल लिया, करेक्ट। अब कंप्लीशन टाइम आपने जब निकाल लिया तो अब बारी आती है टर्न अराउंड टाइम की और वेटिंग टाइम की। देखिए टर्न अराउंड टाइम के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है टर्न अराउंड टाइम का और वेटिंग टाइम का। आपको टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है, आपको सबसे सिंपल एक काम करना है। टर्न अराउंड टाइम आपको पता है ना, मैंने बताया था क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम जब एक प्रोसेस जो है वो एंटर करती है, वहाँ से लेकर अराइवल टाइम यानी उसने एंटर किया, वहाँ से लेकर उसको प्रोसेस CPU मिलना और जॉब फिनिश होने तक का जो टाइम होता है, लेंथ ऑफ द पीरियड, वो TA होता है, यानी टर्न अराउंड टाइम होता है, करेक्ट। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। आपको ने अपने अभी ये CT निकाला है, कंप्लीशन टाइम निकाला है, आपने क्या करना है, कंप्लीशन टाइम में से ये जो 80 गिवन है आपको इसको माइनस कर देना है, करेक्ट। तो CT कितना है हमारा 4, 80 कितना है हमारा 1, तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखिए CT कितना है, P2 के लिए निकालते हैं, CT कितना है 8 और अराइवल टाइम कितना है 2, और 8 - 2 सेकंड का जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब थर्ड देखिए, थर्ड का CT कितना है 10 और अराइवल टाइम कितना है 3, और 10 - 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए P4 के लिए कंप्लीशन टाइम हमारा जो है वो 14 है, उसका अराइवल टाइम जो है वो क्या है हमारा P4 के लिए 3 है, सो 3 है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या होता है हमारा P4 के लिए कंप्लीशन टाइम जो है 14 है, उसका अराइवल टाइम जो है वो 3 है, तो 14 - 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद अब बारी आती है वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम आप कैसे निकालोगे, देखिए WT कैसे है, WT के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, WT इज़ इक्वल टू TA माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, TA माइनस AT, करेक्ट। यहाँ पे TA माइनस BT, बर्स्ट टाइम निकालना था हमें, TA माइनस BT। आपने जो ये जो टर्म जो है ना वो गलत है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो होगा TA माइनस जो है वो BT होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वेटिंग टाइम निकालने के लिए जो ये टर्न अराउंड टाइम है उसमें से आपको BT को माइनस कर देना है। देखिए टर्न अराउंड टाइम आपने अभी निकाला वो कितना है 3, उसका BT कितना है देखिए 3 - 3 यानी P1 ने कितना वेट किया 0 यानी जैसे ही हुआ उसको CPU मिल गया था, ठीक है। तो P2 के लिए क्या है टर्न अराउंड टाइम 6, तो उसका BT जो है वो कितना है 4, तो इसने कितना वेट किया 2 मिनट्स के लिए वेट किया। अब नेक्स्ट ऐसी P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 7 और उसके लिए BT कितना है 2, तो 7 - 2 इसने कितना वेट किया 5, करेक्ट। और अभी P4 के लिए टर्न अराउंड टाइम है 11 और BT कितना है 4, तो इसने कितना वेट किया, इसने वेट किया 7 मिनट के लिए, करेक्ट। तो अब आपने क्या निकाल लिया, कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, वेटिंग टाइम निकाल लिया, राइट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड और एवरेज वेटिंग, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है देखिए, एवरेज टर्न अराउंड के लिए फॉर्मूला होता है कि आपको टर्न अराउंड टाइम का सम करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस से। ऐसी एवरेज वेटिंग के लिए क्या होता है, आपको सम करना है वेटिंग टाइम का और डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस से, करेक्ट। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का अगर हम सम करें तो कितना सम बनता है इसका, चलिए करते हैं इसका सम। 3 + 6 कितना होता है 9, 9 + 7 कितना होता है 16, और 16 + 11 कितना होता है 27, करेक्ट। तो इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो टोटल कितना हो गया 27 हो गया, अपॉन कितनी प्रोसेसेस हैं हमारे पास टोटल 1 2 3 4 प्रोसेसेस हैं, राइट। तो अगर आप 27/4 करते हो तो कितना आता है आपके पास, अगर आप इसको ऐसे कट करते हो तो कितना आता है 6 4 ज़ा 4 6
6 4s are 24.3 6.75, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हो 27/4 से, तो आपको जो मिलता है वो मिलता है 6.75। तो ये 6.75 हमारा क्या निकला, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट निकालते हैं इसका वेटिंग टाइम। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सब का सम करेंगे। इन सब का सम क्या होगा, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 7 + 7 14, और हम करेंगे 14/4। ठीक है, तो इसको अगर आप कट करते हो 14/4 तो कितना निकलता है, 3.5। ओके, तो ये हमारे पास इसका जो बनता है वो क्या बनेगा, एवरेज वेटिंग क्या बनता है, 3.5। आप कट कर लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या निकलता है, हमारे पास अगर हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं तो वो निकलता है 6.75, और अगर हम वेटिंग टाइम निकालते हैं तो वो हमारे पास निकलता है 3.5। तो यही क्वेश्चन आपको दिया होता है एग्ज़ाम में कि इस तरह से आपको एक एग्जांपल दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करें, उसका टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालें और एवरेज वेटिंग टाइम निकालें। करेक्ट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये एग्जांपल दी हुई है मैंने, जिसमें लिखा है फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है बताए हुए मेथड्स पे, और मुझे कमेंट करके बताना है इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा और एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोगों ने ज़रूर करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, तो आपने देखा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वैसे तो बहुत सिंपल है कि जो प्रोसेस पहले एंटर हुई उसको पहले सीपीयू सर्व कर दो, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ये ना बहुत ही, एक तो ये नॉन प्रिमिटिव है, एक बार सीपीयू दे दिया तो कोई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो हम उससे सीपीयू ले नहीं सकते। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हो जाती है कि जो शॉर्ट प्रोसेसेस होती है जो क्यू के लास्ट पे लगी होती है, तो और क्योंकि स्टार्टिंग में तो लॉन्गर प्रोसेस लगी हुई जिन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए सीपीयू यूज़ करना है, और लास्ट पे लगी हुई है शॉर्टर वाली प्रोसेसेस, तो इससे क्या हो जाता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने सीपीयू को यूज़ करना है, जो शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है लॉन्गर टर्म प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो ये इतनी बेनिफिशियल नहीं है, जिससे क्या करती है इससे क्या होता है, इसका वेटिंग टाइम बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो जिसमें एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो। ठीक है, उसके लिए फर्दर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइए जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते या जिनको पढ़ना है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।